तो आप सभी का हमारे चैनल भारतीय शेर 10th बोर्ड में स्वागत है। कल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपके जो 6 पार्ट आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में कल, उसे हमें आज खत्म करवाना है आपको, ठीक है। और आप सबको ये सब पढ़ लेना है, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 और 6 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जागृति आंदोलन, ये सब हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब जो पार्ट नंबर 1 और 2 है, ठीक है, भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2, इस वीडियो में हम भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2 कवर करेंगे। इन दोनों पार्ट के, इन दोनों अध्यायों के पूरे आईएमपी क्वेश्चन हम पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भारत के संसाधन 1 और 2 हम परीक्षा अध्ययन से पढ़ेंगे। परीक्षा अध्ययन में क्या किया गया है कि दोनों अध्याय एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इन्हें दोनों अध्यायों को एक साथ पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं पढ़ना। तो भारत के संसाधन प्रकार यानी कि 1 और 2, ठीक है, दोनों पार्ट को एक साथ दिया गया है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के आने हैं, ठीक है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम। चूज द करेक्ट। पहला, केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। तो इसका आंसर है राजस्थान में, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं वीडियो को। वन संसाधन की प्रमुख समस्या है, ठीक है। तो वन संसाधन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? वनों में लगने वाली आग। तो क्या होता है, वनों में, जंगलों में आग लग जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो वन संसाधन है वह नष्ट हो जाते हैं। नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध कैसे है बच्चों? मछली उत्पादन से है, क्योंकि जल जो होता है वह नीला होता है, मछली जल में रहती है, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह मछली उत्पादन से है। तो आपको ऐसे याद रखना है। और आपको ऐसे याद रखना है कि देखो, एग्जाम में आपके पास सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपके पास अधिक समय नहीं होता है। तो आप प्रश्न लिखते मत रहना, सीधे मतलब ये डालना बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 डालना और उत्तर 1, ठीक है। सीधे आंसर लिख देना, उत्तर 1, उत्तर 2, ऐसा, ठीक है। पहले जो मेन वाला जो प्रश्न रहेगा वो डालना और फिर उत्तर 1, उत्तर 2, ऐसे आपको सीधे उत्तर लिखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका उत्तर है हीरा। हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है वो भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करता है, प्रथम स्थान पर आता है। कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो हमें बताना इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। वायु और जल, ये मृदा निर्माण में सहायक है, ठीक है। सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे, ये भी मृदा निर्माण में सहायक है। शेल और तापमान, ये मृदा निर्माण में सहायक नहीं, यानी मिट्टी को बनाने में सहायक नहीं है। शेल यानी कि जो, सॉरी, शेल और तापमान भी मृदा निर्माण में सहायक है। पानी का इकट्ठा होना मृदा निर्माण में सहायक नहीं है, ठीक है। पानी इकट्ठा होगा तो उससे मिट्टी कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? तो ये दिमाग भी लगाना है आपको। छठवां, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में और गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, जल्दी से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो सामाजिक वानिकी योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है सामाजिक वानिकी योजना, ठीक है। इसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय सहायता यानी कि पैसों की सहायता प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? विश्व बैंक से प्राप्त होती है, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना में वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, यानी कि कौन पैसा ऐसा देता है? विश्व बैंक देता है। दूसरा, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित होती है, ठीक है। तो जो वन में जो आग लग जाती है उसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। तो वह किससे, उसमें कौन सहयोग करता है? वो करता है यूएनडीपी। कौन सहयोग करता है? यूएनडीपी, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना में विश्व बैंक करता है और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना जो उसमें कौन करता है? यूएनडीपी। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? संयुक्त वन प्रबंधन, यानी कि जो पूरे वन का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसकी व्यवस्था करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। किसको? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध के उत्पादन से। दूध सफेद होता है, ठीक है, ठीक है। पानी नीला होता है, ठीक है। नीली क्रांति का किससे संबंध है? मछली उत्पादन से। तो वही श्वेत क्रांति का किससे संबंध होगा? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है, मध्य प्रदेश है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है।
हरित क्रांति का संबंध है किससे है? कृषि उत्पादन से। कृषि की जो फसलें होती है हरी कलर की होती है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन से है। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन 1865 में की गई थी। केंद्रीय वन आयोग है ना, पूरे केंद्र यानी पूरे भारत देश में एक वन आयोग बनाया गया था जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1965, ठीक है, 1965 में की गई थी। अब हम आते हैं हमारे सत्य असत्य पे, ठीक है। सत्य असत्य में पहला, असम को टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, सही है, सत्य है। सन 1965 में के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया, गलत। मानस वन जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है, असत्य। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, सत्य। एंथ्रेसाइट, देखो कोयले के भी प्रकार होते हैं, है ना, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ठीक है, पीट, है ना, ये सब कोयले के प्रकार होते हैं। तो जो एंथ्रेसाइट होता है बस सर्वोत्तम क्वालिटी का, ठीक है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, सही। पूरे विश्व में हीरे की खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई बच्चों? भारत में हुई, ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है डची गम, डची गम का क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा है पेरियार, पेरियार का क्या है? पेरियार का क्या है? केरल, केरल, है ना, पेरियार केरल, आपको ऐसे याद कर लेना है डची गम। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ऐसे सही जोड़ी नहीं बनाना है। बताओ आपको क्या करना है? जो सही उत्तर होगा ना प्रश्न में आपको ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है? सही जोड़ी मिलाइए डालना है। पहला डची गम, डची गम के सामने जो इसका सही उत्तर रहेगा क्या लिखना है? जम्मू एंड कश्मीर लिखना है। पेरियार के सामने केरल लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख के आना एग्जाम में। आपको ऐसे सही जोड़ी नहीं बनाना है, जो सही उत्तर रहेगा वो इसके सामने लिख देना है। कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। असम जोरहट, असम जोरहट कहाँ है? एक सिंग वाला गेंडा, असम जोरहट क्या है? एक सिंग वाला जो गेंडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असम जोरहट। काली मिट्टी, काली मिट्टी है महाराष्ट्र, ठीक है। देखो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, तो कपास का उत्पादन कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र, ठीक है। जब भी कपास उत्पादन आता है तो आपको महाराष्ट्र लगाना है, ऐसे याद रखना है आपको। अब दूसरा केवला देव, केवला देव, केवला देव कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ सही जोड़ी में आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। एक साइड केवला देव डालेंगे और उसके उत्तर, जब आप उत्तर लिखोगे आपकी जो आंसर कॉपी रहती है ना एग्जाम में, उसमें राजस्थान लिखोगे केवला देव के आगे, ठीक है। चाय, चाय असम में होती सबसे ज़्यादा, है ना। कपास, कपास देखो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र। काली मिट्टी महाराष्ट्र, कपास महाराष्ट्र, क्योंकि देखो काली मिट्टी के उत्पादन, सॉरी, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी चाहिए रहती है और गर्म क्षेत्र चाहिए रहता, ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में मतलब गर्म क्षेत्र है, थोड़ा हर साल सूखा पड़ता रहता है, ठीक है। वन अग्नि नियंत्रण वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, तो ये कहाँ पे? चंद्रपुर आएगा। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध कैसे बच्चा? मछली से है, ठीक है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अभी आपने ऑब्जेक्टिव में देखा था, ठीक है। गंगा के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो और रहते हैं और जो जीव जंतु जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ये फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको फसल में डाल दो तो फसल बढ़िया उगती है। तीसरा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन, गन्ना यानी कि शुगर केन खाते होंगे ना, शक्कर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से हुई। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है ना, पशुपालन से है। तो उसकी शुरुआत किस राज्य से हुई? भारत की गुजरात से हुई। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहते हैं? है ना, अयस्क क्या होती है बच्चों? ठीक है, अयस्क वो होती है जो कि जब भी हम मिट्टी से, सॉरी, जब भी हम ज़मीन में खुदाई करते हैं तो हम लोहा वगैरह, ये सारे जो मिनरल रहते हैं ना, ये सारे खनिज जो रहते हैं वह अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। लोहा जमीन के अंदर से निकलता है तो वो एकदम लोहा नहीं निकलता, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, ठीक है। तो उसको जो खनिज के साथ जो अशुद्धियाँ रहती है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि सारे ट्रेड, सारे व्यापारों का जैक यानी सारे व्यापारों का बादशाह किसको क्या बोलते हैं? हम मैग्नीज को बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब हमने कर लिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों याद रखना, हम इसमें अध्याय 1 भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2 दोनों अध्याय परीक्षा अध्ययन में एक साथ दिए, तो हम इनको एक साथ पढ़ के निपटा देंगे, ठीक है। तो इनमें जो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं वह दोनों अध्याय के हैं, ठीक है। अध्याय 1 आपकी सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 1 है और अध्याय 2 उनका है, ठीक है।
तो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, उसका उत्तर ना 1-2 लाइन में लिखकर निपटाना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है उसको, क्योंकि फिर आपकी जो लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इनको कम लिखना रहता है और इनमें सीधे नंबर मिल जाते हैं। कम 1-2 लाइन लिखनी पड़ती है और नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप प्रश्न करोगे ना तो आपको प्रश्न नंबर डालना है और उत्तर नंबर 1 डालना है और लिखने लगना है, ठीक है। प्रश्न लिखते नहीं बैठना, उसमें बहुत समय चल जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो देखो, मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, जो मिट्टी मतलब वेस्ट हो जाती है। देखो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो खेत की जो मिट्टी रहती है वो बारिश के साथ जल में बह जाती है, तेज हवा चलती है तो जो मिट्टी रहती है वह उड़ के चली जाती है, ठीक है। और जो इंसान लोग के जो मूवमेंट रहते हैं ना, जो हम इंसान जानवर चलते फिरते हैं तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं जूते चप्पल में लगाकर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा यानी मिट्टी होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने या उड़कर अन्य रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो जो भूपटल के मतलब भूमि के ऊपर जो मिट्टी रहती है वो उपजाऊ मिट्टी रहती है, तो जो उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, बह जाती है, उड़ जाती है ना, या कहीं और चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं आएगा तो आपको इतना याद रखना, मृदा अपरदन का मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, जल के कारण मिट्टी बह जाती है, हवा से मिट्टी उड़ जाती है, और इंसान और जो जानवर की क्रियाएं होती हैं उससे क्या होती है, मिट्टी इधर उधर चले जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, ऐसे भी आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण, मृदा यानी मिट्टी, संरक्षण यानी बचाना। अब मिट्टी को बचाने से आप क्या समझते हो। पहली बात तो आप मिट्टी को किससे बचाओगे, मृदा का जो अपरदन हो रहा है या मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, ठीक है, उससे मिट्टी को नुकसान हो रहा है, तो आपको बस मिट्टी को उससे बचाना है। तो मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव से मतलब संरक्षण करना, तो उसी को हम मृदा संरक्षण बोलेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है ना। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना, या मतलब क्षय यानी कि जो मतलब मिट्टी खराब हो रही है उसको रोकना, ठीक है, वो ही क्या है, मृदा संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन का बड़े पैमानों पर विनाश हुआ, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है, ठीक है। तो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इंसानों की क्रियाएं भी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, इन सब का विनाश हो रहा है। तो पेड़ पौधे काय में लगते हैं, मिट्टी पे लगते हैं, इसलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना है। तो इससे क्या होगा, जो प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, अगर हम मिट्टी को बचा लेंगे तो हम प्रकृति के जो विनाश है उसको भी बचा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भूम जल पानी के स्रोत क्या है। भूम जल यानी भूमि के अंदर जो जल होता है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, या तो हम बोर कर लेंगे, ट्यूबवेल खोद लेंगे, इससे हम मतलब ला सकते हैं मिट्टी का जल ऊपर, ठीक है। उत्तर, इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जा सकता है। धरातल यानी कि जो ऊपर की जो जमीन रहती है उस पर लाया जाता है ना। तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि, भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। और किस किस के लिए उपयोग करते हैं हम भूमि के अंदर का जल, भूमि की सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए और उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, प्रश्न नंबर 4 जो दिया है परीक्षा अध्ययन में वो एक भी बार नहीं आया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो हमें उन मिट्टियों के नाम लिखना है जो भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो कितनी प्रकार की मिट्टी होती है जो भारत में पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। पहला, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। 2 मिट्टी तो आपको ऐसे याद होगी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी हम 2 बार पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैं आपको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी तो आपको 3 मिट्टी ऐसी याद होगी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। लैटराइट मिट्टी ये आपको याद रखना है। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जो मरुस्थल में पाई जाती है। देखो, भारत में राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है ना। मरुस्थल यानी कि मरुस्थल है जहाँ पे मिट्टी से मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो मोटी रेता वाली मिट्टी होती है। और पर्वतीय मिट्टी यानी जो पर्वत में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। बस आप इतना लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 7, गुलाबी क्रांति क्या है। गुलाबी क्रांति देखो,
ये जो क्रांति है इनके नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्या होते हैं, फूल पौधे होते हैं, फल होते हैं, तो आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति का संबंध कैसे, बागवानी या जो फल फूल होते हैं उनसे है, ठीक है। उत्तर, गुलाबी क्रांति हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूची, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे देश में बहुत सारे प्रकार की जलवायु होती है, कहीं कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो वही, ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे प्रकार की जलवायु होती है, ठीक है, और मृदा भी बहुत सारे प्रकार की होती है। तो उसमें हम क्या करना है, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फल, उष्ण यानी कि गर्म और शीतोष्ण यानी कि जो ठंडे फल होते हैं, ठीक है, उनका उत्पादन हमको बढ़ाना है, उनकी कृषि को विकसित करने पे जो जोर दिया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। यानी कि जो फल फूल हैं उनको उत्पादन में बढ़ाना, ठीक है, उनकी ग्रोथ करने में मदद करना, इनको विकसित करने पर जो जोर दिया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुलाबी क्रांति बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए, ठीक है। ऊर्जा यानी कि शक्ति, शक्ति एनर्जी, इनके हमको परंपरागत, ठीक है, साधन के नाम बताना है। परंपरागत यानी कि जो पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल होते थे, और गैर परंपरागत यानी कि जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल नहीं होते थे उनके नए साधनों के हमको नाम बताना है। ऊर्जा के परंपरागत साधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, शक्ति, ठीक है, कोयले से भी हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम, बिजली बनाते हैं। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोल, इनसे हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाने की हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस से भी गाड़ी मशीन चलाने की ऊर्जा प्राप्त होती है। एवं विद्युत यानी बिजली, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, गैर परंपरागत यानी कि जो नए जमाने के साधन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा हाँ मतलब पवन से, वायु से मिलने वाली ऊर्जा, जैविक ऊर्जा है ना, भूपातीय ऊर्जा मतलब जमीन से मिलने वाली ऊर्जा, ठीक है। अपभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। अपभ्रक, ठीक है, अपभ्रक एक धातु होती है, इसको इंग्लिश में शायद मर्क्यूरी बोलते हैं, अच्छे से ये पता नहीं है, तो इसके उपयोग बताने हैं। पहला, औषधि बनाने में इस्तेमाल की जाती है, और दूसरा बिजली के संचालन में आदि इस्तेमाल की जाती है। कौन कौन से उपयोग है अपभ्रक के, औषधि बनाने में और बिजली के संचालन में। कौन से, औषधि बनाने में, अपभ्रक आज से औषधि बनाने में, और बिजली के संचालन में, ठीक है। प्रश्न 11, मृदाक्षय किसे कहते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में कमी को मृदाक्षय कहते हैं। मृदाक्षय क्या होता है, जो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, ठीक है, मिट्टी में मतलब पेड़ पौधे उगाने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदाक्षय, ठीक है। क्षय यानी घटना, मिट्टी का घटना कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न में। तो हमारा पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 1, भारत मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है समझाइए। यानी कि हमारे जो मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें मृदा यानी मिट्टी की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, वो हमको समझाना है। उत्तर, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है। सिंपल सी बात है, ये आपको लाइन लिख देनी है, ठीक है, कुछ याद ना है तो आपको ये लिख देना है। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है यानी बहुत ज़्यादा महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। किसानों के लिए तो है ही, अब आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। मृदा जीवन में मतलब मानव जीवन में मृदा का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसके जीवन में, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए, ठीक है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। जितना भी हमारा जो मानव का जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो मृदा पर डिपेंड करती है, क्योंकि मृदा से क्या होता है, फल, मृदा में क्या होती है, खेती होती है, मिट्टी से खेती होती है, खेती से जो खाना मिलता है उसको हम खाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो मानव का जो संपूर्ण जीवन होता है वो किस पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है, ठीक है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पूरे विश्व में जितने भी लोगों में जान है, उनका जो भोजन होता है या तो सीधे रूप से या तो इनडायरेक्ट रूप से, है ना, मृदा से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमको मतलब कपड़े बनाने के लिए लगती है, कपास, रेशम, जूट, ये तो ये सीधे तरीके से हमको, कपास की तो खेती की जाती है, जूट की भी खेती की जाती है, रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है। तो ये सीधे रूप से हमको मिट्टी से मिलते हैं, या फिर हम इनको मतलब सूती बनाते हैं इनका इस्तेमाल कर कर, ठीक है।
जैसे भेड़ मिलते हैं, जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है, भेड़ से हमको क्या मिलता है, ऊन मिलता है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर है, वनस्पति यानी कि जंगलों पे पेड़ पौधों पे निर्भर है, वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा पर आधारित है। हमारा जो पशुपालन है, पशु क्या खाते हैं, मृदा खाते हैं, मृदा पे लगे हुए फल पौधे फूल खाते हैं, है ना, घास खाते हैं। कृषि और वन उद्योग मृदा पर आधारित है। जो वन उद्योग यानी कि ऐसे उद्योग जहाँ पे वन की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो सब भी मृदा पे आधारित है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लकड़ियाँ भी मिट्टी पे रुकती हैं। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। तो जो मृदा है वह हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। बिल कॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिख के जाते हो, किसी की कही हुई बात, है ना, इसको कैसे लिखोगे, काला पेन लोगे, बिल कॉक्स लिखोगे, फिर नीले पेन से वापस से लिखना चालू करोगे, बिल कॉक्स ने कहा है, मृदा के विषय में क्या कहा है, फिर आप ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, क्या लगाओगे, मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। इतनी चीज उसने कही है, और फिर यहाँ 2 कॉमा लगाओगे ऊपर, खत्म। अगर आप ऐसे लिख देते हो ना तो आपके नंबर पक्के, ठीक है। तो प्रश्न 2, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, यानी कि वनों को बचाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं बनते तो इनका आप अपने मन से दिमाग लगाकर भी लिख सकते हो। वनों का क्यों, क्योंकि वनों पे पेड़ पौधे लगते हैं, है ना, पेड़ पौधों से हमारे जो उद्योग होते हैं वो, जैसे कि अगर आपको सोफा बनाना है तो उसके लिए आपको लकड़ी लानी पड़ेगी। लकड़ी कहाँ से लाओगे, आप जंगल से लाओगे, इसलिए जंगल का संरक्षण इंपॉर्टेंट है। पेड़, जो जानवर होते हैं वह वन पे निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर आप वन काट दोगे तो जानवर लोग क्या करेंगे, शहर में आके बस जाएंगे, शहर की तरफ आने लगेंगे, ठीक है। इसलिए हमें वनों को बचाना चाहिए। वनों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारे आप पॉइंट लिख सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा है हम पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। 2017 और 19 में आया है, वन प्रकृति की अमूल्य देन है, ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग 25% वनों से ढका हुआ था, ठीक है। पहले क्या था, जब हमारे मतलब ये फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाई गई थी, तो पहले क्या था, जो भारत का जो पृथ्वी है उसका 25% भाग यानी कि 1/4 भाग किससे ढका हुआ था, वनों से ढका हुआ था। किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई, ठीक है। लेकिन मतलब मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, ठीक है, तो मानव ने क्या, खेती करना चालू किया, खेती से फिर उसने फैक्ट्री लगाना चालू किया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वनों की कटाई करते गया वो, ठीक है। फलस्वरूप अब पृथ्वी पर केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी जो है, पहले पृथ्वी में कितने प्रतिशत वन था, 25% था, अब वो घट के 10% घट गया। अब कितने वन है पृथ्वी पे, सिर्फ 15% वन बचे हैं पृथ्वी पे, ठीक है। वनों की इसी कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष आ खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वन कम होते जा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, भू अपरदन, है ना, यानी कि जो पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को रोक के रखते हैं, तो मृदा अपरदन नहीं होता था। अनावृष्टि मतलब ज़्यादा वृष्टि नहीं होती, ठीक है, जल कम, वर्षा कम होती है, बाढ़ जाती है, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, वनों की कटने के कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है, इसलिए वनों को बचाना आवश्यक है, ठीक है। प्रश्न 3, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब ये है कि अगर आपको मिट्टी की स्टडी करना है, मिट्टी का अध्ययन करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें मिट्टी को निकालते हैं, ठीक है, सीधे, जैसे कि ये ज़मीन है, इतने हिस्से से हमने मिट्टी निकाल ली, ठीक है। तो जो मिट्टी होती है, सबसे पहले यहाँ पे जो चट्टान होती है, फिर पत्थर होते हैं, फिर मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी, और फिर जो उपजाऊ मिट्टी वो होती है ऊपर। तो ऐसी परतें बनी होती है एक के ऊपर एक, ठीक है, क्रम में परतें बनी होती है जब भी हम मिट्टी को निकालते हैं, ठीक है। तो इन्हीं परतों, मतलब किस तरीके से ये परतें जमी हुई हैं, कौन सी परतें ऊपर है, कौन सी परत नीचे है, इन मिट्टी की जो परतें हैं इनका कलर क्या है, ये किस प्रकार से मतलब रखी है एक के ऊपर एक, इन सब के बारे में पढ़ना ही क्या है, मृदा परिच्छेदिका है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व यानी कि जो सीधा सीधा खड़ा जो हम काटते हैं,
ठीक है, मिट्टी को काट देते हैं हम, उसका मतलब क्षैतिज परतें, उसके ऊपर जो एक के ऊपर जो परतें जमी है, विन्यास यानी कि वो किस सीक्वेंस में जमी है, एक के ऊपर एक जो परतें जमी है उनकी स्थिति क्या है, इन सबको दिखाने वाले ऊर्ध्वाधर काट को हम क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, मतलब जो मृदा की परतें एक के ऊपर एक किस नंबर से जमी है, ठीक है, उनके विन्यास को हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। पहला ऊपरी परत को हम ऊपरी मृदा कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी मृदा बोलते हैं। दूसरी परत को हम क्या बोलते हैं, उपमृदा बोलते हैं। तीसरी परत को हम बोलते हैं अपक्षित मूल चट्टानी पदार्थ, क्या बोलते हैं, अपक्षित मूल चट्टानी पदार्थ। तथा चौथी परत में हम मूल चट्टानें होती है। चौथी परत में क्या होती है, मूल चट्टानें होती है। मूल चट्टानें यानी कि मुख्य चट्टान जिससे मिट्टी बनी है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसकी जो मिट्टी होती है वही जो मिट्टी होती है जो वास्तविक मिट्टी होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। तो जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, और जो जैव पदार्थ होते हैं वो होते हैं। ह्यूमस यानी कि मिट्टी में जो पेड़ पौधे मतलब पत्ते गले पचे जो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, और जो जानवर मर जाते हैं वह भी उनको जैव पदार्थ बोलते हैं। तो वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं, ऊपरी परत में पाए जाते हैं। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रश्न 4, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो जो उद्यानिकी विकास कार्यक्रम था उसके जो मेन पॉइंट है वो हमको बताना है। ठीक है, तो उसके मेन पॉइंट निम्नलिखित हैं। पहला, कलम बैंक स्थापित करने सहित पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, कलम बैंक, कलम क्या होती है, पेड़ पौधे को जब भी हम लगाते हैं तो वो कलम के रूप में मिलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कलम लगा देना, तो हमको इनके बैंक की स्थापना करनी जहाँ पे हमें कलम प्राप्त हो सके, ताकि उनको उस कलम को लगाकर हमको क्या मिलेगा, पौधा मिलेगा। तो हमको कलम बैंक की स्थापना करना है, और साथ ही जो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे हैं जो है ना, उनके उत्पादन करना और उनकी पूर्ति की क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा, बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करनी। बागवानी फसलें जो बाग में लगाने वाली फसलें होती, फल फूल जो होते हैं, ठीक है। सॉरी। मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना। मिट्टियाँ, जो मिट्टी का परीक्षण होता है, ठीक है, और जो पत्तियों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना है। निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। निर्यात यानी कि जब भी हम दूसरे देश में कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है, हमारे देश से दूसरे देश में हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना है। विपणन और निर्यात के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अगर आपको एक देश से दूसरे देश कोई चीज़ भिजवाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा। फसल को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए मतलब स्टोर हाउस वगैरह लगेंगे। तो इन सारी सुविधाओं को में वृद्धि करना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। खनिज पदार्थ क्या होते हैं ये आपको बताना है, मतलब और इनका महत्व बताना है। धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, बक्साइट, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ है। ये कहाँ से निकाले जाते हैं, जमीन, भूमि को जब हम बहुत खोदते हैं तो कुछ पदार्थ मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ। तो अब हम इनके महत्व देखते हैं। खनिज के महत्व, औद्योगिक विकास का आधार खनिज है। ठीक है, जो उद्योग यानी कि जो मशीनें वगैरह हैं उनके विकास का आधार क्या है, खनिज है। ठीक है, यातायात, मतलब ये औद्योगिक विकास यानी कि जो हमारी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, उनमें सब खनिज लगता है। लोहा एक खनिज है ना, कॉपर एक खनिज है, एल्यूमिनियम एक खनिज है, स्टील एक खनिज है। ये सब फैक्ट्री कैसे बनती है, इन सभी खनिज पदार्थों से बनती है। ठीक है, ये पेंसिल जो है ये भी फैक्ट्री में बनती है, इसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी एक खनिज है। ठीक है, तो ये सारे औद्योगिक विकास का आधार खनिज है। यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं।
ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमें कैसे मिलती है, खनिज से मिलती है। लोहा और कोयला दो ऐसे खनिज है जिनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है, ठीक है। लोहा ऐसा खनिज है जो कि हर चीज़ में, ज़्यादातर वस्तुओं के इस्तेमाल में, निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। मशीनें जो होती है उनमें लोहा इस्तेमाल होता है, जो हमारी गाड़ी वगैरह जो होती है उसमें लोहा इस्तेमाल होता है, और कोयले से क्या बनती है, बिजली बनती है, ठीक है। तो इनके बिना औद्योगिक विकास संभव ही नहीं है। खनिजों का शक्ति के साधनों से महत्वपूर्ण स्थान है। खनिजों का शक्ति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज मतलब शक्ति के साधन यानी कि जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इनका विकास किए बिना कोई देश या क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि खनिजों का मानव के लिए अत्यधिक महत्व है, ठीक है। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध है, जुड़ा है, ठीक है। मतलब जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमको हर रोज़ इस्तेमाल होती है, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसका भी खनिज से संबंध है। देखो ये जो इसकी जो ये पेन है, ये जो है ना, ये जो है इसकी जो रिफिल का ये जो पॉइंट है, ये इसमें थोड़ा बहुत लोहा है, थोड़ा बहुत स्टील है। ये भी कैसे बना है, लोहा स्टील क्या है, खनिज है। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं खनिज मतलब रहता ही है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ाना, दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनका उत्पादन बढ़ाना, यही श्वेत क्रांति है। तो उत्तर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। यानी कि जो डेयरी जो होती है, डेयरी किसको बोलते हैं? डेयरी ऐसी दुकानों को बोलते हैं जहाँ पे दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। दही मिलता है, पनीर मिलता है, चीज़ मिलता है, दूध मिलता है, ऐसी दुकानों को हम क्या बोलते हैं? डेयरी। तो इसमें हमको क्या दिया गया है कि डेयरी के जो विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना, ठीक है। डेयरी के विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। इससे में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। तो गांव के लोग क्या करते, खेती करते और पशुपालन करते, तो उससे क्या होगा, अगर गांव के लोग दूध उत्पादन करेंगे तो गांव के लोग का भला हो जाएगा। तो उसमें दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया है जो अधिक दूध देती है। तो हमारे देश की जो सरकार है उसने क्या किया, जो हमारे देश की जो घरेलू गाय हैं और जो विदेशी गाय हैं उनका संकरण करके नई प्रजाति जो होती है ना, उनको विकसित किया है जो अधिक दूध देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दूध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें क्या किया गया है, सहकारी समितियां बनाई गई है जो क्या करती है, दूध को इकट्ठा करती है और उसको बेचने में मदद करती है गांव वालों की। ये समितियां ऋण भी देती है, ठीक है, ऋण देती है तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है ये समिति, ठीक है। क्या करती है, दूध इकट्ठा करके उसको बेचने में मदद करती है, ऋण देती है यानी कि लोन देती है, कर्ज देती है, और जो पशु होते हैं उनका मतलब इलाज करती है। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पहुंच गया। तो यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था, जो कि अब कहाँ कहाँ पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया, आंध्र प्रदेश, ये इन सारे राज्यों में पहुंच गया है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? तो जो बारिश का जल होता है उसका संग्रहण यानी उसको इकट्ठा करके रखना, उसको जोड़कर रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। उत्तर, वर्षा जल का संग्रहण का आशय है वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां यह भूमि पर गिरता है। यानी कि मतलब जैसे कि बारिश हो रही है, आपकी छत पे अगर पानी गिर रहा है, आपके घर पर जब पानी गिर रहा है तो आपको वहीं पर उसको जोड़ना है और उसका इस्तेमाल करना है, उसे बहने नहीं देना है, ठीक है। क्या होता है, बारिश का जो पानी रहता है वो हमारे घर से होते हुए गली में जाता है, प्रदूषित हो जाता है और नालों में चला जाता है। तो वो पानी क्या होता है, प्रदूषित होकर बेकार हो जाता है, तो वो कोई काम का नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी जहाँ पर गिर रहा है अगर हम उसको वहीं इकट्ठा कर लें तो वो गंदा नहीं होगा, फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो उसी को हमने क्या बोला है, वर्षा जल संग्रहण कहा गया है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है, ठीक है। सब हमें जल ज़्यादातर कैसे मिलता है, वर्षा से ही मिलता है, ठीक है, ठीक है। जल के अन्य विभिन्न स्रोतों, जल के और भी कई स्रोत है, स्रोत यानी जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है, जैसे कि कुआं, नलकूप, तालाब, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है, ठीक है। जो मतलब वर्षा जल के जो दूसरे स्रोत है उनमें भी जल कहाँ से जाता है, वर्षा से ही जाता है। हम कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, उसमें पानी कहाँ से आता है, वर्षा का पानी कुएं में इकट्ठा होता है। झरने में भी मतलब पानी कहाँ से आता है, वर्षा से आता है, बारिश से पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो हमको बताना है इसके
जो वर्षा जल संग्रहण करना क्यों जरूरी है, तो इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। ठीक है, तो वर्षा जल इसे साफ करके, इसे यानी कि वर्षा जल को साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, स्थानीय लोग यानी कि जहाँ पे बारिश हो रही है और हमने जहाँ पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया गया है, अगर वहाँ के लोग की जो डेली जो जल की जो उपयोगिता रहती है, जैसे कि कपड़े धुलने, है ना, नहाने, इन सारी उपयोगिता को पूरा किया जा सकता है। आवश्यकता जो रहती है इन सबको हम पूरा कर सकते हैं। इसे वर्षा की कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और मान लीजिए किसी साल अगर वर्षा नहीं हुई या कम हुई, तो हम इसको भूमि की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति कभी नहीं रहती। ठीक है, अगर जल का संग्रहण कर ले तो उससे क्या होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होती तो क्या होता, बाढ़ आ जाती है। अगर हम उस पानी को अगर हम जोड़ लेंगे तो वो पानी मतलब बहेगा नहीं, तो उससे बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिसे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जमीन के अंदर पाइप डालते हैं, बोर करते हैं और जमीन के अंदर से पानी निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, जो भूमि के अंदर जो जल का जो स्तर होता है, ठीक है, जो लेवल होता है वह कम होने लगता है। अगर हम वर्षा जल को अगर इकट्ठा कर ले तो हम इसको कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा बाहर निकाल कर प्रयोग में ला सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, हम धरातल यानी जमीन के नीचे का जो जल होता है, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका स्तर बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पे, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। उत्तर, सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी एक योजना है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे ये क्या है, क्या होता भैया इस योजना में। ठीक है, तो वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो ये जो योजना सामाजिक वानिकी योजना, इसमें जो पैसों की सहायता किसने की है, विश्व बैंक ने की है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहर वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। यानी कि इसमें क्या करना है, वनों का विस्तार करने के लिए, शहर में वनों का विस्तार करने के लिए जो खेत होते हैं उनके आसपास, सड़क के आसपास, रेल लाइन के आसपास ये करना, पेड़ लगाना है। ठीक है, हर बच्चे के लिए एक पेड़। ठीक है, ये नारा विकसित किया गया, स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, ठीक है, वन महोत्सव का प्रचार प्रसार करना है, फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, वह कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत की गई है। क्या क्या किया गया है, पेड़ों के आसपास पेड़, ठीक है, रेल रोड के आसपास पेड़ लगाना, रेल के आसपास पेड़ लगाना, मतलब खेतों के आसपास पेड़ लगाना। ठीक है, और जो कानून होते हैं जैसे कि वन कानून जो होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ लकड़ियाँ रहती है, कुछ कुछ पेड़ रहते हैं जिनको काटने पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, पर लोग उनको फिर भी काट लेते हैं और बेच देते हैं। तो इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना है। और जो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे लोग पशु चराते हैं, ठीक है, उनको भी रोकना है। तो ये सब सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखिए। नीम जो पौधा होता है उसके हमको 3 औषधीय उपयोग लिखना है। पहला, नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। ठीक है, तो जो नीम के पत्ते और जो बीज होते हैं जो बालों की समस्याएं होती है उसमें उपयोग में आते हैं। दूसरा, बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों का सेवन से रक्त शुद्ध होता है। बसंत ऋतु जो होती है, ठीक है, अगर हम नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो उसमें हमारा जो रक्त होता है यानी हमारा जो खून जो होता है वह शुद्ध होता है तथा चेचक आदि भयंकर व्याधियाँ नहीं हो पाती। तो जो बीमारियां होती है जैसे कि चेचक वगैरह की जो बीमारी होती है तो वो हमको नहीं होती है। तीसरा, दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोग होती है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है, दाद होती है, किसी को खुजली होती है या किसी को फोड़ा फुंसी है, तो इन सब में क्या होती है, नीम की जो छाल होती है वह उपयोगी होती है। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी के दांत सड़ जाते हैं तो उसको नीम की दातुन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने नीम के उपयोग देख लिए, औषधि उपयोग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 12, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, रबी, खरीफ व रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमको पहले बताना खाद्यान्न फसलें क्या होती है और रबी व खरीफ की फसलों में अंतर बताना है। या ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, खरीफ और रबी की फसलों में कोई 3 मतलब अंतर लिखना, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 5 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आए हैं।
ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे खाद्यान्न फसलें, यानी कि वह फसलें जो कि हम मुख्य भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि रोटी सब्जी, मुख्य भोजन यानी कि जो आप पेट भरने के लिए खाते हो। ठीक है, खाद्यान्न फसलें क्या होती है? खाद्यान्न फसलें से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का काम करती है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित हैं। ठीक है, अनाज खाते हैं हम, दाल चावल गेहूँ, है ना, गेहूँ की रोटी खाते हैं जैसे, और दाल खाते हैं जैसे कि धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर व अन्य दालें। अब हम देखते हैं खरीफ व रबी की फसल में हम अंतर देखते हैं। ठीक है, तो खरीफ व रबी की फसल में अंतर, खरीफ एक साइड लिखेंगे हम, रबी आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना है खरीफ, दूसरी तरफ लिखना है रबी। ठीक है, खरीफ की फसल यह मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। मानसून ऋतु यानी वर्षा ऋतु के, जब वर्षा होना चालू होती है तब खरीफ की फसल लगाई जाती है। और रबी की फसल यह मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। मानसून ऋतु यानी वर्षा ऋतु के बाद जो ठंड का मौसम आता है, ठीक है, जब वो आता है तब ये रबी की फसल लगाई जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि, है ना। धान यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, बारिश में लगाई जाती है, यानी ऐसी फसलें जिनको पानी की आवश्यकता होती है, तो ये फसलें हैं। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलसी, जैसे तेल निकालने के बीज। ठीक है, ये इसकी मुख्य फसलें हैं रबी की। खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है, रबी की फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती है वो जल्दी पक जाती है, जैसे कि चावल है, ठीक है, धान जो होता है, आप 2 सीटी लगाओ कुकर की, 10 मिनट में पक जाती है। लेकिन अगर आप कुछ और गेहूं को पकाओ तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। खरीफ की जो फसल होती है, ठीक है, उनका 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन होगा वो कम होगा रबी की फसल से। इन फसलों का, रबी की जो फसल होती है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। रबी की फसलों का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी 1 हेक्टेयर में जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, यानी कि जो खरीफ की जो फसल होती है वो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। लगाई कब जाती है? वर्षा ऋतु यानी मानसून ऋतु के आगमन पर लगाई जाती है, और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी की फसल शरद ऋतु में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 13, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि की फसलों से है। ठीक है, हरा क्या होता है? कृषि की फसल होती है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि की फसलों से है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 2018 में आया, 2020 में आया, तो इसको हम पढ़ते हैं। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है। ठीक है, हरित क्रांति का मतलब क्या है, आशय क्या है? कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, यानी कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, जो तेजी हो रही है। ठीक है, कृषि की फसलों के जो उत्पादन में, ठीक है, यानी जो पैदा हो रही है कृषि की फसलें, उसके उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, उससे है। जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है, यानी कि कृषि उत्पादन में वो वृद्धि जो कैसे हुई है, कृषि, ठीक है, कैसे हुई है? जो वृद्धि अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल करके, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीजों का इस्तेमाल कर रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों यानी कि जो हम खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, और जो नई तकनीक यानी कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से जो कृषि में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उसका जो आशय है वह हरित क्रांति है, मतलब उसी को हरित क्रांति कहा गया है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ है कि कृषि के जो उत्पादन है, ठीक है, उसमें बहुत वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़त हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो जो भारत की जो कृषि है उसमें उन्नत किस्म के बीज यानी कि हाई क्वालिटी के जो बीज है उनका इस्तेमाल होना बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश है, इन सारे राज्यों में जो उत्पादन हो रहा है, गेहूं और चावल का जो उत्पादन बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है? उन्नत किस्म के बीजों के कारण। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें बताना कि जल संरक्षण यानी जल को बचाना क्यों आवश्यक है, और इसके हम जल को बचाने के जो उपाय हैं उसका हमको वर्णन करना है, यानी उनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो उत्तर, जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोगिता, गुणवत्ता तथा प्रबंध से है। ठीक है, तो जल संसाधन यानी कि जिन चीज़ों से हमें जल मिलता है, जल एक संसाधन है।
ठीक है, जो हम हमारी मतलब जो हम हमारे मतलब हम जो संसाधन हम किसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को जो कि हम हमारे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जल भी हमें बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जल संसाधन जो है, ठीक है, उसको लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, आजकल जल का प्रदूषण होते जा रहा है। ठीक है, हमारी ज़मीन जो है उसका जो जल का जो स्तर है वह गिरता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब समस्याएं हैं। ठीक है, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, यानी जो जल संसाधन है वो उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, तथा हमारा जो जल है उसका प्रबंध कैसे करना है, इससे है। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं हैं जल को लेकर। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। ठीक है, जब हमको स्वतंत्रता मिली थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय सिंचाई के लिए, ठीक है, खेतों की सिंचाई करने के लिए, और जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, उनमें भी जल का इस्तेमाल होता है। तो तब हमारे पास बहुत सारा जल था। ठीक है, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में कमी हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, अब पानी पीने वाले लोग भी बढ़ गए हैं, जल का इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब जल की जो कमी हो रही है हर क्षेत्र में, कृषि के सिंचाई के लिए भी जल की कमी हो रही है, उद्योगों के लिए भी जल की कमी हो रही है। ठीक है, गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। तो गर्मी में क्या होता है, जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पर जो जल है उसकी कमी होना चालू हो जाती है। लेकिन वर्षा में कमी नहीं हो रही है, लेकिन जल का जो इस्तेमाल करने वाली जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है। ठीक है, वर्षा तो जितनी होती थी उतनी ही हो रही है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ गई है तो क्या होता है, जल कम पड़ रहा है उनको। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर करती है। ठीक है, ऐसे राज्य भारत के है ना, ऐसे प्रदेश जहाँ पर नल के माध्यम से लोग सिंचाई करते हैं, वहाँ विद्युत प्रदाय यानी कि जो वहाँ जो बिजली की जो मतलब बिजली जो प्रदान करते हैं, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, जल संसाधन पर निर्भर करती है। ठीक है, बिजली कैसे बनती है, जल से बनती है। ठीक है, इसलिए जो बिजली होती है वो जल पर निर्भर करती है। इन कारणों से जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। तो इन्हीं सब कारण के कारण तो जो जल संसाधन है उसको हमको विवेकपूर्ण यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके उपयोग करना, संरक्षण करना, उसे बचाना और उसका प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, जल संसाधन की सीमित आपूर्ति। ठीक है, जल संसाधन की जो आपूर्ति यानी कि जो लोगों को जरूरत है उसकी जो आपूर्ति वो सीमित है, यानी बहुत कम है। ठीक है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और लोगों की जो मांग है वो भी तेजी से बढ़ती जा रही है, और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। असमान उपलब्धता यानी कि कहीं जैसे कि किसी क्षेत्र में जल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। ठीक है, वर्षा के जल, ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। पहला, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके प्रभाव को नियंत्रित करना। वर्षा के जल को संग्रहित करना यानी कि जो बारिश का जो जल होता है उसको हमको इकट्ठा रखना और इसके प्रभाव को नियंत्रित करना, और जो इधर उधर बहता रहता है, ठीक है, बारिश का पानी, उसको हमको कंट्रोल करना। छोटे बड़े सभी नदी जल संभरणों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। ठीक है, जो छोटे बड़े जितने भी जल के जो स्रोत हैं उन सबको हमको वैज्ञानिक प्रबंध करना। ठीक है, यानी कि उनको हमको अच्छे से मैनेज करना, उनका अच्छे से प्रबंध करना। ठीक है, जल को प्रदूषण से बचाना। जल को प्रदूषण से बचाना यानी कि जल जो प्रदूषित हो जाता है उससे भी हमें जल को बचाना, क्योंकि प्रदूषित जल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न 15, श्वेत व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, आप एक कॉलम बनाओगे, एक तरफ आप लिखोगे श्वेत क्रांति और दूसरी तरफ लिखोगे पीत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट का संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, दूध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है, और दूध कैसे हम मिलता है, हमको पशुओं से मिलता है। ठीक है, तो जो श्वेत क्रांति है उसका पशुओं से निकट का संबंध है। और जो पीत क्रांति है, पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों से है। ठीक है, देखो जो तेल जो होते हैं वो पीले होते हैं, तो पीत क्रांति का संबंध किससे है, जो खाने का जो तेल होता है और जो तिलहन की फसल होती है जिससे हमको तेल मिलता है उससे संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। पीत क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का मतलब क्या है,
कि जो डेयरी विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, यानी कि जो दूध डेयरी की जो दुकानें होती है उनके लिए हमको कार्यक्रम बनाना है, जिससे क्या होगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है। खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीत क्रांति कहते हैं। ठीक है। जो खाद्य तेल होते हैं और जो तिलहन की फसल जो होती है उनका उत्पादन जो होता है, ठीक है, उनके बारे में नई नई खोजबीन करना, उनके लिए रिसर्च करना, उनका विकास करना। ठीक है। इसके लिए जो रणनीति बनाई जाती है, इसके लिए जो प्लानिंग करते हैं, इसी को हमने क्या बोला है, पीत क्रांति कहा है। ठीक है। चौथा, सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गाय तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया है जो अधिक दूध देती है। ठीक है। तो दुग्ध क्रांति यानी कि जो श्वेत क्रांति है उसके लिए हमने सरकार ने क्या प्रयास किया गया है, दूध को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया गया है, जो हमारे घरेलू गाय होती है, जो हमारे देश की गाय हैं और जो विदेशी गाय हैं, उनके संकरण से हमको नई नस्ल बनाना है जो कि अधिक दूध देगी, है ना। और पीत क्रांति में 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। ठीक है। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की है और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश की तिलहन उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया। तो पीत क्रांति में क्या किया है, तिलहन और जो खाद्यान्न मतलब जो तेल वाली जो फसलें होती है उनको बढ़ाने का प्रयास किया है। कैसे प्रयास किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर। ठीक है। 1987-88 में भारत सरकार ने क्या किया, टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। ठीक है। टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की और साथ ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसको मिलता है, किसानों को मिलता है। ये क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि इस मूल्य में किसान अपनी फसल बेचेंगे। ठीक है। ये सरकार तय करती है। तो सरकार ने क्या की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दी, जिससे किसानों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, और जो किसान है ना, उनको वो जो तिलहन की जो फसलें हैं, तेल वाली जो फसलें हैं, ठीक है, उसके बीज को उपलब्ध कराएगी, जिससे बीज को लगाकर किसान क्या करेंगे, इन फसलों का उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, इन फसलों का विकास होगा। यही क्या है, पीत क्रांति है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किए, सारे लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, इकाई भारत के संसाधन अध्याय 1, ठीक है, भारत के संसाधन 1 और अध्याय 2 भारत के संसाधन 2, इन सब का हमने ये सब कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इनके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो कर लेंगे।